आ रहा है आवाज? ठीक है। Good evening to all of you and welcome back to the session of current affair. In today's session we will discuss some of the article of the Hindu newspaper that are very relevant to our UPSC CSC examinations and PCS examinations. So without wasting our time, coming to the session. So there are 5 articles in this news, है ना, and we will discuss one by one in this article. First is related to Supreme Court decision on green firecrackers. दिल्ली गवर्नमेंट पहुंची हुई थी सुप्रीम कोर्ट ग्रीन फायर क्रैकर्स को अलाउ कराने के लिए, क्योंकि ब्लैंकेट बैन था इन दीपावली। दूसरा ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट सिचुएशन, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात किया गया इसमें। एंड दिस टॉपिक कवर्स आवर जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी। बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल, बीआरटी टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो रहा है, ये इन्वायरमेंट सेक्शन को कवर करती है। एंड सेकेंड लास्ट इज इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स एंड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, है ना, ये हमारा सबको रिलेट करेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, तीनों सबको। एंड द फ्यूचर ऑफ आईमेक, इसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन से ये टॉपिक है। तो आते हैं फटाफट फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट्स ग्रीन फायर क्रैकर्स वर्डिक्ट है हिस्टोरिक स्टेप। सीएम ने बोला है, दिल्ली का सीएम ने बोला है कि हिस्टोरिक स्टेप है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो क्या हुआ था एक्चुअली, दिल्ली गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी फॉर द परमिशन ऑफ फायर क्रैकर्स, है ना, दिवाली आने वाला है तो पटाखे जलाने की परमिशन वहाँ पे बैन है दिल्ली में, ब्लैंकेट बैन था, उसके लिए परमिशन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप ग्रीन फायर क्रैकर्स अलाउ किया गया है ना, आप जला सकते हैं। तो है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट परमिटेड द सेल एंड बस्टिंग ऑफ ग्रीन फायर क्रैकर्स इन दिल्ली एनसीआर वाला रीजन में। क्या है, दिस डिसीजन लिफ्ट द अर्लियर ब्लैंकेट बैन बट अप्लाई ओनली टू द सर्टिफाइड ग्रीन फायर क्रैकर्स अप्रूव्ड बाय, मीन्स सिर्फ उस फायर क्रैकर्स को परमिशन दिया गया है जो अप्रूव किया गया है नीरी के द्वारा, है ना, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये CSIR के अंदर आता है। तो CSIR नीरी जो है जिसको अप्रूव करेगी उस फायर क्रैकर को आप बस्ट कर सकते हैं। द यूज ऑफ दिस फायर क्रैकर्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2 hours इन द इवनिंग एंड 1 hour इन द मॉर्निंग फॉर 2 days ड्यूरिंग दीपावली। वो भी आप तभी बस्ट कर सकते हैं कब, कितना, 2 घंटे शाम में और 1 घंटे सुबह। तो दिल्ली गवर्नमेंट का अपील था, उसी पे ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट हैड स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू अलाउ ग्रीन क्रैकर्स। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रिजर्व दीपावली ट्रेडिशन विदाउट वर्सनिंग पोल्यूशन लेवल, मतलब हमारा ट्रेडिशन भी प्रिजर्व रहे और पोल्यूशन लेवल भी ज़्यादा वर्सन ना हो। गाइडलाइन क्या आया, तो सबसे पहले रिटेलर्स के लिए गाइडलाइन है कि कैन सेल ओनली नीरी अप्रूव्ड ग्रीन क्रैकर्स दैट कैरी QR कोड्स, है ना, मीन्स अप्रूव किया रहेगा, QR कोड रहेगा उसके ऊपर फॉर वेरिफिकेशन, और सेल्स आर अलाउड ओनली बिटवीन अक्टूबर 18 to 20, मतलब 2-3 दिन आप बेच सकते हैं, 18, 19 और 20 तारीख को, वो भी डिजिग्नेटेड साइट्स पे, मतलब हर जगह आप नहीं बेच सकते, कुछ साइट डिजिग्नेट किया जाएगा, और वो डिजिग्नेट कौन करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली। ठीक, अवेयरनेस मेजर क्या बोला है कि रिटेलर्स आर टास्क्ड विद द एजुकेटिंग बायर्स अबाउट, रिटेलर्स को, है ना, टास्क दिया गया है कि जो भी बायर्स आएंगे उसको क्या बताइए, समझाइए क्या, कि द रिस्ट्रिक्शन टू ग्रीन क्रैकर्स ओनली, सिर्फ आप ग्रीन क्रैकर्स ही बस्ट कर सकते हैं। द रैशनल बिहाइंड लिमिटेड टाइमिंग ऑफ बस्टिंग, मतलब 2 घंटा का जो लिमिटेड टाइम दिया गया शाम में और 1 घंटा का सुबह में, उसका रीजन क्या है, एंड सुप्रीम कोर्ट्स इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है ना, इन्वायरमेंट के प्रति इतना सुप्रीम कोर्ट सख्त क्यों है, ये भी बताने का काम है। ये काम किसको दिया गया, रिटेलर्स को, जो जिसके पास वहाँ की जनता फायर क्रैकर्स खरीदने जाएगी। तो ग्रीन क्रैकर्स का बहुत देर से बात हो रहा था, हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रीन क्रैकर्स है क्या, है ना। तो ग्रीन क्रैकर्स आर इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फायर क्रैकर, जो हम लोग यहाँ फायर क्रैकर बस्ट करते हैं
उसका क्या है, अल्टरनेटिव है, और वो इको फ्रेंडली है। कैसे, तो हम लोग देखेंगे आगे। दे आर डिजाइन टू कॉज लेस एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी कम करेगा और नॉइज पोल्यूशन भी कम करेगा, मेकिंग देम ए मोर सस्टेनेबल ऑप्शन ड्यूरिंग सेलिब्रेशन लाइक दीपावली। और फर्स्ट डेवलप किया गया था इन 2018 बाई नीरी अंडर द CSIR, है ना, जो हमने बताया पहले, CSIR का इंस्टीट्यूट है नीरी, इसके द्वारा डेवलप किया गया था इन 2018। कंपोजिशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल, क्या है कंपोजिशन, तो हजारियस कंपोनेंट्स रिमूव किया गया है, जो हम लोग है ना क्रैकर बस्ट करते हैं, उसमें कुछ कुछ हजारियस कंपोनेंट होते हैं, उसको रिमूव किया गया, जैसे बैरियम नाइट्रेट, आर्सेनिक एंड मरकरी, ये सब जो टॉक्सिक एलिमेंट होते थे उसको हटा दिया गया है किसमें, ग्रीन क्रैकर्स से। मीन्स बैरियम नाइट्रेट, आर्सेनिक एंड मरकरी अब उसमें नहीं है। इको फ्रेंडली सब्सटीट्यूट यूज किया गया, उसके जगह पे क्या यूज कर रहा है, तो पोटेशियम नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम आर यूज इंस्टीड ऑफ मैग्नीशियम एंड बेरियम। मैग्नीशियम और बेरियम को रिप्लेस करके एल्यूमिनियम यूज हो रहा है और पोटेशियम नाइट्रेट। कार्बन बेस्ड कंपाउंड रिप्लेस आर्सेनिक एंड अदर हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, ठीक। दिस मॉडिफिकेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग टॉक्सिक गैस इमिशन एंड पार्टिकुलेट मैटर। दोनों क्रैकर्स बस्ट करते हैं, क्या पार्टिकुलेट मैटर ऊपर उठता है, छोटा छोटा टुकड़ा उसका, तो उसको दोनों का कम करता है। नॉइज में कितना रिडक्शन है, तो हम लोग जो अभी ट्रेडिशनल क्रैकर्स यूज करते हैं वो 160 to 200 डेसिबल्स तक उसका नॉइज जाता है, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स का कितना है, 100 to 130, मीन्स नॉइज पोल्यूशन भी कम कर रहा है। तो टाइप्स ऑफ ग्रीन क्रैकर्स, 3 टाइप के ग्रीन क्रैकर्स मिलते हैं, है ना, डेवलप किया गया नीरी के द्वारा। फर्स्ट इज श्वास, सेकंड इज स्टार एंड थर्ड इज सफल, ठीक है। तो श्वास क्या है, सेव वाटर रिलीजर, इसमें क्या है, डज नॉट यूज सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, रिलीजेज वाटर वेपर ड्यूरिंग कंबस्टन रिड्यूसिंग हार्मफुल गैस। जब कंबस्टन होता है मीन्स ब्लास्ट करते हैं तो वाटर वेपर रिलीज होता है उससे। यूज डायलिटेंट्स टू कंट्रोल पार्टिकुलेट मैटर इमिशन बाय अप टू 30% कंट्रोल करता है पार्टिकुलेट मैटर को रिलीज होने से। स्टार क्या है, सेफ थर्माइट क्रैकर, ऑल्सो फ्री फ्रॉम सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट इसमें भी नहीं होता है, कंट्रोल डस्ट एमिशन एंड प्रोड्यूसेस लो साउंड लेवल देन ट्रेडिशनल क्रैकर, ठीक है। एंड सफल में क्या है, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, इसमें एल्यूमिनियम होगा, तो रिड्यूसेस एल्यूमिनियम कंटेंट बाय रिप्लेसिंग इट विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को रिप्लेस कर रहा है एल्यूमिनियम से, एंड रिजल्ट इन लोअर इमिशन लेवल एंड लेस एयर पोल्यूशन। मीन्स क्या है, तीनों ग्रीन क्रैकर का प्रॉपर्टी था। रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है, तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिलेगा और वो लाइसेंस CSIR के थ्रू अप्रूव्ड होगा, ठीक है। तो बोल रहा है ओनली लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर्स अप्रूव्ड बाय CSIR कैन प्रोड्यूस ग्रीन क्रैकर। सब लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकता है ग्रीन क्रैकर, सिर्फ जो जिसको इसको लाइसेंस दिया जाएगा CSIR के थ्रू वही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सेफ्टी सर्टिफिकेशन क्या है, द पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन PSO, वो सारा सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस जो बेचता है ना, जो पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल बेच रहे हैं, डीजल बेच रहे हैं, उनको भी लाइसेंस दे ही देता है, ठीक है, सेफ्टी के लिए लाइसेंस दे देता है। तो वो सर्टिफाई करेगी कंटेन नो आर्सेनिक, मरकरी एंड बेरियम, उस फायर क्रैकर्स में ये सब नहीं होना चाहिए, ये सर्टिफाई कौन करेगा, PSO। एंड मेंटेन साउंड लेवल विद इन परमिसिबल लिमिट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रीन क्रैकर्स, हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे मार्केट में ग्रीन क्रैकर है कैसा दिखता है, तो कंज्यूमर्स कैन आइडेंटिफाई जेन्युइन ग्रीन क्रैकर्स बाय फॉलोइंग फीचर। क्या है, सबसे पहले ग्रीन लोगो रहेगा उसके ऊपर, डिस्टिंक्ट ग्रीन लोगो प्रिंटेड ऑन द पैकेजिंग, और QR कोड रहेगा ऑन द बॉक्स दैट कैन बी स्कैन टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी एंड कंपोजिशन डिटेल, सब उसमें दिया हुआ रहेगा। जिसे आप QR कोड को स्कैन कीजिएगा आपको उसका सारा डिटेल मिल जाएगा। चलो, सो विद डिस्कशन ऑफ ग्रीन फायर क्रैकर्स देयर इज ए क्वेश्चन, सॉल्व करने की कोशिश करें प्लीज। चलो करें सॉल्व। तो पहला तो सही है, दे वर डेवलप्ड बाय द नीरी अंडर द, है ना, CSIR हम लोग पढ़े हैं, तो पहला सही है। सेकंड इज ग्रीन क्रैकर्स कंटेन नो बेरियम, यही है, बेरियम को रिप्लेस किया गया, बेरियम आर्सेनिक एंड मरकरी को रिप्लेस किया गया, ये भी सही है। थर्ड इज जेन्युइन ग्रीन क्रैकर्स कैन बी आइडेंटिफाइड, अभी हमने बताया, तो तीनों सही है, मीन्स 1, 2 एंड 3, ठीक। चलो
नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू ट्रेड डेफिसिट। हम लोग इसमें देखेंगे ट्रेड डेफिसिट है क्या और उससे क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है किसी भी इकोनॉमी पे, है ना, पर्टिकुलरली इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो बोल रहा है कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट वाइडन बाय 93% इन सितंबर 2025 एज इंपोर्ट ग्रो फास्टर देन एक्सपोर्ट। कहने का मतलब है ट्रेड डेफिसिट, है ना, बढ़ा है पिछले साल के मुताबिक इस साल। पिछले साल सितंबर में जितना था और अभी के सितंबर में जितना है वो वाइडन हुआ है। द ट्रेड डेफिसिट रोज टू about $16.6 billion in September 2025 from $8.6 billion in 2024। सेम टाइम पे इन 2024 कितना था 8.6 बिलियन, लगभग दुगना हो गया है ना। तो क्यों हुआ ऐसा? तो बोल रहा है कि परफॉर्मेंस क्या है गुड्स एंड सर्विसेज का, ट्रेड, अभी हम लोग आगे देखेंगे ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। तो परफॉर्मेंस क्या है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो बोल रहा है कि गुड्स का एक्सपोर्ट तो राइज हुआ है, मतलब बाहर जो हम लोग बेच रहे हैं अदर कंट्री में इंटरनेशनल मार्केट में उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। तो रोज बाय 6.7% टू लगभग $36.4 बिलियन तक पहुंच गया है इन सितंबर 2025। दिस ग्रोथ अकर्ड डिस्पाइट द यूएस इम्पोजिंग 50% टैरिफ। अभी हम लोग पढ़े थे, एक दिन डिस्कस किए थे इसको कि जब यूएस ने इम्पोज किया था 50% टैरिफ ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स, उसके बावजूद भी क्या हुआ, ग्रोथ हुआ है हमारा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट में। लेकिन सर्विस एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आया। क्यों? कितना आया है? तो डिक्लाइन बाय 5.5% और पहुंच गया अबाउट $30.8 बिलियन इन सितंबर 2025। मींस यहां पे डिक्लाइन हुआ है ना। दिस ड्रॉप कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द ओवरऑल वीक एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो ये तो समझ में आ गया कि चलो डेटा था, है ना, ट्रेड डेफिसिट हुआ है, समझ में आया। अब होता क्या है ट्रेड डेफिसिट वो जानते हैं, और ये सब इकोनॉमी वाला क्लास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। ट्रेड डेफिसिट क्या है? तो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब हम जितना खरीद रहे हैं यदि उससे कम बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम लोग घाटे में, हम लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं कि अपने पॉकेट से पैसा दे रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, है ना। ट्रेड जो हो रहा है दो कंट्री के बीच में, उसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं या इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इसका मतलब हमारा ट्रेड सरप्लस है, और यदि इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं मीन्स ट्रेड डेफिसिट माइनस में आ रहा है। ट्रेड डेफिसिट है ना, ये इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ट्रेड डेफिसिट में हम, है ना। चलो, इफ द रिजल्ट इज निगेटिव इंडिकेट्स अ ट्रेड डेफिसिट। ओके, तो फाइनेंसिंग कैसे करते हैं? यदि ट्रेड डेफिसिट हो रहा है फाइनेंस कैसे करते हैं? तो बोरोइंग, घर में ही अपना घर में देखो, है ना, यदि पैसा डेफिसिट में जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं। सेम चीज़ गवर्नमेंट करती है। तो फॉरेन बोरोइंग, गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन बोरो फ्रॉम इंटरनेशनल लीडर्स और इंटरनेशनल लेंडर्स टू कवर द डेफिसिट। नेक्स्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या तो बाहर की कंपनी या तो बाहर का कंट्री हमारे देश में इन्वेस्ट करे, तो इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या होगा, पैसा लेकर आएगा, और वो पैसा को हम लोग यूज कर सकते हैं फिर से ट्रेड करने के लिए। तो डेफिसिट में भी फाइनेंस थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास में FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। लेकिन अभी जानो कि वो बाहर से हमारे अंदर, हमारे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, ठीक। तो इम्प्लीकेशन क्या है ट्रेड डेफिसिट का? तो सबसे पहले करेंसी पे क्या होगा, हमारा करेंसी डिप्रिशिएट करेगा। डिप्रिशिएट मीन्स हमारा करेंसी का वैल्यू डाउन जाएगा, है ना। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, और ज़्यादा खर्च करेंगे तो हमारा रुपये का वैल्यू वीक करेगा, वीक होगा। इट मीन्स डिप्रिसिएशन। एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी क्या होगा? एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी क्या है? परसिस्टेंट इम्बैलेंसेस कैन काउज फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, है ना। एक्सचेंज रेट में भी जब हमारा डिप्रिसिएशन होगा रुपये का, तो एक्सचेंज रेट मीन्स क्या, डॉलर के जो भी इंटरनेशनल करेंसी है उसके रिस्पेक्ट में हमारा वैल्यू डाउन होगा। फॉरेन डेट एक्यूमुलेशन, यदि हम बोरोइंग करके अभी हमने ऊपर पढ़ा कि बोरोइंग के थ्रू हम ट्रेड डेफिसिट को फिल कर सकते हैं। तो जब बोरोइंग लेंगे तो क्या होगा, डेट बढ़ेगा, हमारे ऊपर कर्ज बढ़ेगा और धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा। तो इंक्रीज बोरोइंग एंड डेट सर्विसिंग बर्डन, धीरे धीरे वो बर्डन बढ़ता जाएगा डेट को सर्विस करने के लिए। हमें डेट तो चुकाना ही है, तो धीरे धीरे वो बर्डन बढ़ता जाएगा। इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्री, और क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हम फॉरेन से सारा चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। मान लो अभी जैसे चाइनीज गुड को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जैसे दिवाली में ढेर सारा फायर क्रैकर्स एंड
वो सारा क्या लाइट है ना, लाइटिंग जितना भी ऑब्जेक्ट है वो सब चाइनीज रहता है। उसके कारण क्या होगा, इंडियन मैन्युफैक्चरर उससे फाइट नहीं कर पा रहा है। उसके कारण इंडियन मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट जो है मार्केट में compete नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को हार्म होगा। सेम चीज बोल रहा है। इंटेंस कहाँ है, इंटेंस फॉरेन कंपटीशन, चाइनीज प्रोडक्ट के कारण जिस तरह से कंपटीशन अभी बना हुआ है दिवाली वाला आइटम में, सेम चीज कंपटीशन बढ़ जाएगा। एंड इंडस्ट्रियल डिक्लाइन इन जॉब लॉसेस, उसके कारण क्या होगा कि जब हमारा प्रोडक्ट, इंटरनल प्रोडक्ट जब compete नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद होने लगेगा, और जब बंद होगा तो क्या होगा, जॉब लॉसेस होंगे। इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो शॉर्ट टर्म ग्रोथ तो होगा। उसका कारण क्या है कि हम लोग फॉरेन प्रोडक्ट को मंगाएंगे तो सारे लोगों का पास अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा गुड्स का, है ना, जो कंज्यूमर का डिमांड है उसको तो हम लोग फुलफिल करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क है। क्या बोल रहा है, परसिस्टेंट डेफिसिट में रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चरल वीकनेस। स्ट्रक्चरल वीकनेस का मतलब कि हमारे यहाँ जो है इंडस्ट्री फंक्शन नहीं कर रही है अच्छा, तभी हमें दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में क्या है, इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट इज कंजम्पशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट। और क्या है कि यदि हम डेफिसिट को फंड करते रहेंगे कंजम्पशन के लिए, है ना, फिर से लोन लिए, फिर कंज्यूम किए, फिर से लोन किए, फिर कंज्यूम किए, तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा, है ना। तो बोल रहा है कि यदि फंड करते हैं कंजम्पशन के लिए रादर देन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, इट एड्स लिटिल टू लॉन्ग टर्म। मतलब जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, उसी पैसे को हमको खर्च करना चाहिए था प्रोडक्टिव, अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, है ना, लेकिन वो हो नहीं रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशन और क्या होगा, तो क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट है तो हम अपना इकोनॉमी को ओपन करेंगे कि बाहर से आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, तो कैपिटल इनफ्लो बढ़ेगा, बाहर से लोग आएंगे इन्वेस्ट करने। लेकिन उसका दूसरा नतीजा क्या होगा, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर के लोग यदि तुम्हारे कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे तो हर सेक्टर पे उनका कब्जा रहेगा, उनका मोनोपोली रहेगा, फिर वो तुम्हारे इकोनॉमी को जैसे चाहेंगे उसे ट्रीट कर सकते हैं, है ना, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टर एक्सपोजेस द इकोनॉमी एक्सटर्नल शॉक्स एंड सडन कैपिटल फ्लाइट। और यदि मान लो तुम्हारे कंट्री में कुछ इशू होता है, इकोनॉमिक इशू होता है, तो वो पैसा लेके निकल लेंगे यहाँ से, और जैसे ही पैसा लेके निकलेंगे तुम्हारे कंट्री फिर से वल्नरेबल हो गई इकोनॉमी। ओनरशिप कंसर्न एक्सेसिव फॉरेन कंट्रोल ओवर की सेक्टर्स मेरेज स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसी कंसर्न, है ना। इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या है, और क्या होगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है कि हम यदि गुड्स या सर्विसेज को बाहर से मंगाते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ क्या इन्फ्लेशन भी बाहर से आएगा। यदि उस, है ना, वो गुड्स प्रोडक्ट्स का दाम कहीं भी बढ़ा तो हमारे यहाँ भी बढ़ेगा। तो बोल रहा है कि और दूसरा क्या है, उसके कारण हमारा करेंसी भी डिप्रिसिएट कर रहा है। तो जब डिप्रिसिएट करेगा तो क्या होगा, और महंगा होता जाएगा। अभी जो हम 10 रुपये में चीज़ खरीद सकते हैं वो 20 रुपये में मिलने लगेगा, तो क्या होगा, हमारे लिए महंगाई बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट इज वेज डिमांड्स। और क्या होगा, जब प्राइस राइज होगा किसी भी कंपोनेंट का तो, और उसके लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, तो अपना वेज को डिमांड करेंगे हमारा राइज करो, क्योंकि तभी हम सस्टेन कर पाएंगे। तो वेज डिमांड, प्राइसेस राइज, वर्कर्स में डिमांड हायर वेजेज, पोटेंशियली कॉजिंग वेज प्राइस स्पाइरल, और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या होगा, तो दो तरह का पॉलिसी हम लोग पढ़े हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करेगा, तो सेंट्रल बैंक कैन एडजस्ट इंटरेस्ट रेट टू इन्फ्लुएंस करेंसी वैल्यू एंड ट्रेड बैलेंस। अब वो उस दिन हम लोग पढ़े थे, रेपो रेट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। एंड हायर रेट्स में स्ट्रेंथन द करेंसी बट कुड ऑल्सो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ज़्यादा रेट हो गया, है ना, रेपो रेट बढ़ा दिया ज़्यादा या बैंक रेट ज़्यादा बढ़ा दिया, तो क्या होगा, लोन का वैल्यू बढ़ जाएगा, लोन के ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फिर रुक जाएगा। जितने भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, कैसे, लोन लेकर, पैसा लोन लेते हैं बैंक से, और जब उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगा। फिजिकल एंड ट्रेड पॉलिसी, तो टैरिफ एंड कोटा टू डिस्करेज इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, टैरिफ लगाएगी, कोटा लगाएगी। मान लो अभी जो कंपोनेंट बाहर से खरीदते हैं वो 30 रुपये में मिलता है, तो उस पर टैरिफ लगा के उसको 100 रुपया कर देगी, तो तुम्हारे लिए महंगा हो जाएगा, फिर तुम उसको खरीदना बंद कर दोगे। और जब हम लोग खरीदना बंद करेंगे तो क्या होगा, इंडियन प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा, जो 60 रुपये मिल रहा है उसको हम लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे। सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, गवर्नमेंट क्या करेगी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सब्सिडीज देना स्टार्ट करेगी, है ना, इंसेंटिवाइज करेगी, आप यहाँ प्रोड्यूस कीजिए। नेक्स्ट, ट्रेड एग्रीमेंट टू ओपन न्यू एक्सपोर्ट मार्केट,
और नए नए कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होगा ताकि हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सके, है ना, उस कंट्री में। एंड करेंसी डिवेल्यूशन टू मेक एक्सपोर्ट चीपर। चलो, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इकोनॉमी, तो फॉरेन इकोनॉमी इसके कारण और क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा तो हमारा डिपेंडेंट फॉरेन इकोनॉमी के साथ बढ़ जाएगा, और जब जैसे डिपेंडेंसी बढ़ेगा तो उस कंट्री का इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने लगेगा, वहाँ पे वल्नरेबिलिटी आएगा तो हमारा इकोनॉमी भी वल्नरेबल हो जाएगा, तो ये इशू होगा। एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लीवरेज, और क्या करेगा, क्रेडिटर्स और मेजर ट्रेडिंग नेशन कैन एक्सर्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर। बड़ी बड़ी जो 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 कंट्री डोमिनेट करना स्टार्ट करेगी हमारे इकोनॉमी पे, वो क्या प्रेशर बनाएगी, जैसे अभी यूएसए प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू, और क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। करंट अकाउंट क्या था, हर साल जो हम लोग जैसे तुम्हारा करंट अकाउंट क्या है, बैंक से तुम जो पैसा जमा करते हो फिर बैंक से जो निकालते हो वही है, वैसे कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, हर साल कितना खरीदे हैं और कितना हमारे पास पैसा आया है ना, कितना कमाए हैं। तो तुम ज़्यादा खरीद रहे हो, अर्निंग से ज़्यादा तुम, है ना, क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो किसी भी चीज़ को, इसका मतलब क्या है, तुम डेफिसिट में चल रहे हो, करंट अकाउंट डेफिसिट में जाएगा। दूसरा, कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट, टू ऑफसेट द डेफिसिट कंट्रीज मस्ट अट्रैक्ट कैपिटल इनफ्लो और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो सेम चीज़ है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हम बाहर से इन्वेस्टमेंट मंगाएंगे ताकि हमारे पास पैसा आए। चलो, समझ में आया ट्रेड डेफिसिट। नाउ इट्स योर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। करो, देखते हैं कौन सॉल्व करता है। करें, सॉल्व करें। चलो, तो सीधा 3 पे आते हैं। ए परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट जनरली लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ऐसा है नहीं, वो डिप्रिसिएट करता है, ठीक है, तो डिप्रिसिएशन होता है इसका। तो जब डिप्रिसिएशन है मतलब 3 बिकम्स रॉन्ग, इसका मतलब ए और बी में से कोई है, तो 1 2 दोनों में कॉमन है तो 4 पे आते हैं। ट्रेड डेफिसिट कैन बी फाइनेंस्ड थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल बोरोइंग, सही है, मीन्स बी इज करेक्ट आंसर। चलो, नेक्स्ट इज, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इस साल, बीआरटी टाइगर रिजर्व, दैट इज बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, इसके बारे में बात हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3 वीक कब फाउंड इन टाइगर रिजर्व सेंट टू रेस्क्यू सेंटर। टाइगर रिजर्व है वो, और वहाँ पे टाइगर का कब मिला है ना, छोटा छोटा बच्चा मिला जो कि बहुत कमजोर था, उसको रेस्क्यू सेंटर में डाला गया। तो हम वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब वीक था या नहीं था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बीआरटी टाइगर रिजर्व है कहाँ, और वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले ओरिजिन होता नहीं, बिलगिरी मीन्स होता है कोई भी चीज़ व्हाइट रॉकी क्लिफ या व्हाइट क्लाउड जो है उसको बोलते हैं बिलगिरी इन साउथ, है ना। तो बिलगिरी इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाइट रॉकी क्लिफ ऑन द टॉप ऑफ विच स्टैंड ए टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु का एक टेम्पल है, उसका नाम है रंगास्वामी, तो है ना, वो विष्णु को उधर रंगास्वामी बोला जाता है, तो लोकली नोन एज रंगास्वामी। इट इज ऑल्सो बिलीव दैट द हिल्स गेट देयर नेम फ्रॉम द व्हाइट मिस्ट एंड सिल्वर क्लाउड्स, क्लाउड्स भी व्हाइट होता है तो उसके कारण उसका नाम पड़ा है बिलगिरी। इन कन्नड़ा बिलगिरी ट्रांसलेट टू व्हाइट हिल्स एप्टली डिस्क्राइबिंग द रीजन्स मिस्टी क्लाउड कवर्ड टेरेन। इसका मतलब क्या है, क्लाउड का बार बार बात हो रहा है, इसका मतलब ये है कौन सा, वेस्टर्न घाट के ऊपर हाइट पे होगा, और कहाँ पे है, तो जहाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलता है, ये देखो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट जो है कर्नाटका में, वहाँ पे है बीआरटी टाइगर रिजर्व, मीन्स वो हाइट पे होगा, ठीक है, पहाड़ के ऊपर, इसका इसीलिए उसको बादल हर समय ढका हुआ रहता है। लोकेशन कहाँ है, तो लोकेटेड एट द इकोलॉजिकल जंक्शन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट इन साउदर्न इंडिया, जो कि हम लोग ड्राइंग में देखें। यूनिक पोजीशन कंट्रीब्यूट टू इस रिच बायोडाइवर्सिटी सर्विंग एज ए बायोलॉजिकल ब्रिज कनेक्टिंग द 2 मेजर हिल्स रीजन, है ना। तो क्या क्या मिलता है वहाँ पे, तो सबसे फ्लोरा के बारे में बात करते हैं। तो फ्लोरा और फौना पता है अपने को, तो फ्लोरा क्या मिलता है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट,
सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन पैचेज एंड शोला फॉरेस्ट, ये सब इस तरह का फॉरेस्ट वहाँ मिलता है। दिस डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन टाइप्स सपोर्ट ए वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। अब इतना सारा प्लांट्स स्पीसीज है, इसका मतलब एनिमल भी वहाँ मिलेंगे। तो फौना क्या क्या मिलता है वहाँ पे? कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स, लेपर्ड्स, वाइल्ड डॉग सब मिलता है। हर्बीवोर्स लाइक एलिफेंट, गौर, सांबर, है ना, ये सब सब। एंड ओमनिवोर्स लाइक स्लॉथ बियर और वाइल्ड बोर्स, ये सब सब है ना। एंड रेप्टाइल्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। एंड एविफोना, एविफोना मीन्स पंछी, तो बहुत सारा है लाइक माइग्रेटरी बर्ड्स मेकिंग द रिजर्व इम्पोर्टेंट फॉर बर्ड वॉचिंग एंड एवियन कंजर्वेशन। इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो इट एक्ट एज ए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। कॉरिडोर मीन्स जहाँ से पास कर सकते हो, है ना, जिसे एलिफेंट का बहुत जहाँ जहाँ से एरिया पास करता है उसको कॉरिडोर बोलते हैं। तो सर्व एज ए क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट एंड enabling gene flow between species population and plays a vital role in watershed protection, climate regulation and biodiversity conservation. कल्चरल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है? तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस तो यही है कि वहाँ पर रंगा स्वामी टेम्पल्स है, तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस उस एरिया का बढ़ जाता है। तो सिचुएटेड टॉप व्हाइट क्लिफ इज ए साइट ऑफ रिलीजियस रेवरेंस एंड द कोएग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड इकोलॉजिकल वेल्थ मेक्स BRT ए यूनिक ब्लेंड, है ना, ऑफ नेचर एंड कल्चर। तो वहाँ पे नेचुरल, अब तुम समझ लो पहाड़ के ऊपर है ऊटी टाइप से, तो है ना नेचुरल ब्यूटी है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट सॉल्व कीजिए। डी। चलो आते हैं सीधे सेकंड पे। द वेजिटेशन ऑफ द रिजर्व इज एक्सक्लूसिवली ड्राई डिसीडियस। नहीं है, अभी हम लोग पढ़े हैं एवरग्रीन, मार्क डिसीडियस सब है, शोला फॉरेस्ट सब मिलता है यहाँ। तो जब दो गलत हो जाएगा इसका मतलब A, B एंड C इज रॉन्ग, इट मीन्स D इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू द क्रिटिकल फैक्टर्स इन इंडियाज क्लीन एनर्जी एम्बिशन। ये क्या है? तो क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात कर रहा है। कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिसको रेयर अर्थ, है ना, एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एंड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन क्यों बात कर रहा है? कि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जो जो मिनरल्स लगते हैं, जैसे हम लोग बैटरी बनाते हैं, अभी जो नया बैटरी सब अभी क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए बैटरी की जरूरत है। उसमें क्या लगता है? वो सब क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स है। अभी हम लोग पढ़ेंगे निकल विकल का जरूरत पड़ता है, वो सब क्रिटिकल मिनरल्स है। तो इंडियाज एम्बिशन टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ डिपेंड्स हेवीली ऑन एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट। तो रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है? तो जाके देखना पीरियोडिक टेबल में, उसमें लेंथेनाइड सीरीज है ना, उसमें टोटल 15 एलिमेंट है, सॉरी 15 एलिमेंट है, ठीक है, 15 एलिमेंट है, और उसके बाद 2 एलिमेंट और हैं, टोटल 17 एलिमेंट आते हैं जो रेयर अर्थ मेटल हैं, ठीक है। These minerals are essential for electric vehicles, solar plants, wind turbines and energy storage system। मतलब ये सब सारा क्या है? क्लीन एनर्जी है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, सब क्या है? क्लीन एनर्जी है, उसके लिए एसेंशियल है सबसे। और दूसरा क्या है? इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट एनर्जी डेवलप करना बाय 2030, है ना, क्लीन एनर्जी डेवलप करना। तो 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, इसको मीट करने के लिए जरूरत है। And heavy reliance on import amid global competition underscore the need for domestic mining, stronger infrastructure and international partnership। बोल रहा है कि इसके लिए जितना भी है क्लीन एनर्जी के लिए जो लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मेटल, ये सब जो है, उसके लिए इंडिया जो है हैविली डिपेंडेंट है दूसरी कंट्री पे। हम लोग सिर्फ सारा कुछ इंपोर्ट करते हैं। तो जब अभी डिपेंडेंट है दूसरी कंट्री पे, इसका मतलब क्या है कि इंडिया में उसका माइनिंग होना जरूरी है ना, उस पर फोकस करना जरूरी है। इसके बारे में बात कर रहा है। इन्वेस्टमेंट इन माइनिंग एंड मॉडर्न रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी अलाइन विद द आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी। तो इंपोर्टेंस हम लोग देख लिए। एसेंशियल रोल क्या है? लिथियम एंड कोबाल्ट को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी स्टोरेज के लिए, एंड रेयर अर्थ मेटल सच एज नियोडिमियम एंड डिस्प्रोसियम, ये सब क्या है? आर वाइटल फॉर विंड टर्बाइंस,
है ना, मतलब विंड एनर्जी के लिए, प्रोडक्शन के लिए ये सब क्या है, एसेंशियल है। एंड मार्केट ग्रोथ, हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा है इंडिया में, है ना। तो इंडिया ईवी मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए CAGR ऑफ 49%, मीन्स 2030 तक ये लगभग 50% के आसपास टच करेगा ग्रोथ इसका। इसका मतलब क्या है कि हमें ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, उसके बैटरी स्टोरेज पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, और उसके लिए हमको वो सब सारे क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। द बैटरी स्टोरेज मार्केट वैल्यूड एट $2.8 बिलियन इन 2023, और ये अभी राइज करेगा। हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी, बोल रहा है कि इंडिया 100% क्रिटिकल जो भी क्रिटिकल मेटल है ना, और क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो 100% इंपोर्ट कर रही है, मीन्स इंडिया में उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और बोल रहा है जैसे ऑफ लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल को 100% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, एंड ओवर 90% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। समझ रहे हो कितना डिपेंडेंसी है। एंड सच डिपेंडेंस मेक्स इंडिया वल्नरेबल टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रेड डिस्ट्रप्शंस एंड प्राइस वोलेटिलिटी। इसके लिए वो बाद में, अब मान लो इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन है, अभी चाइना क्या है, पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तुम्हारा क्रिटिकल मिनरल्स का, और हम दोनों के बीच में पॉलिटिकली टेंशन है, तो फिर ये इशू होगा, हमारा सप्लाई चेन गड़बड़ा जाएगा। ग्लोबल कंपटीशन, चाइना डोमिनेट द मार्केट कंट्रोलिंग 60% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट, है ना। पूरा ग्लोबल प्रोडक्शन का 60% प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, चाइना में, एंड 85% ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी। तो दिस हाईलाइट्स इंडिया अर्जेंसी टू डेवलप सेल्फ रिलायंट मिनरल इकोसिस्टम। इसका मतलब, और हम लोग जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहता है, तो इसलिए अच्छा रिलेशन नहीं है, इसलिए इंडिया को अर्जेंट नीड है कि आप इकोसिस्टम डेवलप कीजिए, है ना, इंडिजीनियस इकोसिस्टम, ताकि डिपेंडेंसी कम हो सके। डोमेस्टिक पोटेंशियल एंड पॉलिसी सपोर्ट, तो बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है, अवेलेबिलिटी है क्रिटिकल मिनरल्स का। जैसे लिथियम रिजर्व कहाँ मिला, जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान में, एंड रेयर अर्थ का रिजर्व है उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में, तो है रिजर्व है हमारे पास। उसके लिए पॉलिसी भी कुछ बनाया गया था, कौन कौन सा, तो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016 में इनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन एक्सप्लोरेशन। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए पॉलिसी लाया गया था। अभी क्या हो रहा था कि माइनिंग में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी जो है वो इन्वॉल्व हो रही थी, लेकिन प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इनकरेज करने के लिए ये पॉलिसी लाया गया था। द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2021 फर्दर लिबरलाइज द सेक्टर, और लिबरलाइज किया इस एक्ट के थ्रू कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को और इम्प्रूव किया जा सके। अचीवमेंट क्या है, 2023 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई किया अबाउट 5.9 मिलियन टन्स ऑफ इन्फर्ड लिथियम रिसोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम रिसोर्स कितना है, 5.9 मिलियन टन्स, और ये बताया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और क्या बोला, 20 क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक जैसे लिथियम, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट कहाँ मिला है, वेयर ऑक्शन इन 2023 अट्रैक्टिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इन्वेस्टर। इस सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑक्शन किया ताकि आप प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करें और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करे उनके माइनिंग में, है ना। नीड फॉर प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो करेंट स्टेटस क्या है, इंडिया कंट्रीब्यूट लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट का प्रोडक्शन में हम लोग देखें, क्योंकि इसलिए हम लोग 100% डिपेंडेंट हैं। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे पहले वही है, डोमेस्टिक माइनिंग एक्टिविटी को, रिफाइनिंग एक्टिविटी को प्रमोट किया जाए। तो ये बोल रहा है कि डोमेस्टिक रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एंड प्राइवेट सेक्टर कैन प्रोवाइड, प्राइवेट सेक्टर क्यों लाना है, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सके, एफिशिएंट प्रोसेस एंड इन्वेस्टमेंट इन रिसाइकलिंग, एंड गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए थ्रू सब्सिडीज, टैक्स इंसेंटिव्स एंड रिसर्च ग्रांट्स, है ना। आ गया इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक माइनिंग, तो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म किया गया जो कि हम लोग पढ़े 2023 में आया था, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। एंड लेकिन करंट चैलेंज क्या है, तो हाई ऑपरेशनल कॉस्ट है, मीन्स यदि माइनिंग करते हैं और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा है ना। उससे अच्छा है कि उससे सस्ता में हमें इंटरनेशनल मार्केट में मिल रहा है तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उस ऑपरेशनल कॉस्ट को कम कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, है ना। जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे तो हो सकता है ऑपरेशनल कॉस्ट कम जाए। रेगुलेटरी डिलेज एंड एनवायरमेंटल कंसर्न लिमिट्स ग्रोथ,
द माइनिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स ओनली 2.5% ऑफ इंडिया जीडीपी। इसका मतलब क्या है, माइनिंग सेक्टर को और ग्रो करने की जरूरत है ना, उसमें और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, उसके टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पॉलिसी मेजर्स, सिंप्लीफाइंग लाइसेंसिंग प्रोसीजर, बोल रहा है कि लाइसेंसिंग प्रोसेस, जो लाइसेंस देते हैं किसी भी कंपनी को कि आप माइनिंग कर सकते हैं, उस प्रोसेस को और सिंप्लीफाई कर दीजिए। प्रोवाइड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, और इंसेंटिव प्रोवाइड कीजिए प्रोडक्शन बेसिस पे। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को एलोकेट किया गया था 34,300 करोड़ टू स्ट्रेंथन वैल्यू चेन, है ना। रोल ऑफ स्टेट एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज, तो नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएमडीसी प्लान्स टू डाइवर्सिफाई इनटू क्रिटिकल मिनरल्स लिवरेजिंग इट्स ऑस्ट्रेलियन आर्म्स। एनएमडीसी का ऑस्ट्रेलिया में एक आर्म्स है ना, मतलब उसी का एक ब्रांच है, उसको लिवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं इन इंडिया। एंड IREL, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, है ना, इज प्रिपेयरिंग टू एक्सट्रैक्ट की REE लाइक नियोडीमियम, ये क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट है, और ये सब सारे प्रेसियोडीमियम एंड डिस्प्रोसियम, ये तीनों जो ये सब क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट है जो इंडिया में मिला है। अब जैसे मैंने बताया कि लगभग 17 एलिमेंट है जो लेंथेनियम सीरीज में आते हैं। ओवरसीज स्ट्रेटजी, तो ओवरसीज मतलब बाहर, है ना, आउट ऑफ कंट्री। काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, फाउंड इन 2019 एम्स टू सिक्योर ओवरसीज मिनरल एसेट्स। बाहर में भी ये लोग माइनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के एसेट्स को, है ना, ये करने, जैसे मान लो कि वहाँ की कंट्री ऑक्शन करती है कि आप यहाँ हमारे यहाँ आके माइनिंग कीजिए, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ऑक्शन कर रही है, बाहर की कंपनी यहाँ आके माइनिंग कर सकती है, वैसे ही ये काबिल जो है वो बाहर की कंट्री में भी माइनिंग करने की कोशिश कर रही है। रिसाइकलिंग मेजर्स, तो बोल रहा है द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 में आया था, इनकरेज क्रिटिकल मिनरल्स रिकवरी फ्रॉम डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। जितना भी लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड फेंक रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, और कुछ भी, उसमें सब में रेयर अर्थ मेटल है, सब में क्रिटिकल मिनरल्स है, तो इसका यदि हम रिसाइकलिंग करेंगे तो वहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो मूविंग टुवर्ड सर्कुलर इकोनॉमी, वही बोल रहा है। ई वेस्ट चैलेंज क्या है, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 4 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट एनुअली, लेकिन उसका 10% जो है फॉर्मली रिसाइकल होता है, ओनली 10% है ना रिसाइकल फॉर्मली हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, अदरवाइज इनफॉर्मल रिसाइकलिंग चल रहा है। देखते हो जो पिकर्स होते हैं रोड के किनारे, या तो वो पिक करके ले जाते हैं, और वो फॉर्मली नहीं है। एंड रिसाइकलिंग अपॉर्चुनिटी, डेवलपिंग एडवांस्ड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज कैन रिकवर वैल्यूएबल मिनरल्स, जो भी है ना ई वेस्ट प्रोडक्ट में क्या होता है, सारा वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं, वहाँ से रिसाइकल कर सकते हैं। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 में बोल रहा है कि सेट स्पेसिफिक रिसाइकलिंग एंड रीयूज टारगेट थ्रू इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स वीक। टारगेट सेट किया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन वीक है। और पब्लिक प्राइवेट रिसाइकलिंग हब्स, बोला कि कोलैबोरेट कीजिए गवर्नमेंट से और प्राइवेट सेक्टर से, सो दैट रिसाइकलिंग इफिशियंसी इंक्रीज करे, है ना, तो इंप्रूव रिसाइकलिंग इफिशियंसी, रिड्यूस कॉस्ट एंड लोअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। वे फॉरवर्ड, तो बोल रहा है कि प्रायोरिटी दीजिए, इमीडिएट प्रायोरिटी किसको मिलना चाहिए, तो ऑपरेशनलाइज माइनिंग लीज एंड एक्सेलरेट एक्सप्लोरेशन, माइनिंग लीज को ऑप्टिमाइज कीजिए, और एक्सप्लोरेशन मतलब उसका माइनिंग को और तेजी लाइए उसमें, है ना। इनकरेज अर्बन माइनिंग एंड R&D इन्वेस्टमेंट, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि और पता चले कहाँ कहाँ हम माइनिंग कर सकते हैं। एंड स्ट्रेंथन रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी। पॉलिसी एम्फेसिस क्या है, इंश्योर स्ट्रॉन्ग स्टेट सपोर्ट, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, क्लियर रेगुलेशन होना चाहिए, एंड रोबस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बार बार बात हो रहा है, ताकि प्राइवेट कंपनी को इंट्रोड्यूस किया जा सके, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, उसका टेक्नोलॉजी को, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करे, किसके लिए, माइनिंग के लिए और रिसाइकलिंग के लिए। चलो ये क्वेश्चन है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।
चलो सॉल्व करें कि कर रहे हो तुम लोग? कर रहे हो? करें करें सीधे सेकंड पे आते हैं। इंडिया करेंटली प्रोड्यूस ओवर 10% ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट डोमेस्टिकली, सही है? नहीं, हम लोग अभी पढ़े हैं 100% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे 2 गलत होता है तो ऑप्शन 2 बिकम्स रॉन्ग एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो लास्ट है द फ्यूचर ऑफ द आईमेक। आईमेक क्या है? क्या है? एक फ्रेमवर्क था, है ना, जिसका फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, है ना। ये साइन किया गया था अभी कुछ दिन पहले। उससे हम बोल रहा है कि अभी जो मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे इजराइल वाला इशू अभी क्या नाम है, और इंडिया और यूएसए के बीच में जो ये टैरिफ वार हो रहा है उसके बीच में, उसके कारण जो इशू हुआ है, तो बोल रहा है कि इसका फ्यूचर क्या है। इस तरह से यदि कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और ट्रेड वार चलता रहेगा, है ना, और कोऑपरेशन नहीं रहेगा बिटवीन द कंट्री, तो इसका फ्यूचर क्या होगा, उसकी इसलिए बात कर रहा है। तो है क्या? तो रिसेंट ट्रेड फ्रिक्शन विद यूएस हैज प्रॉम्प्टेड इंडिया टू डाइवर्सिफाई इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक इंगेजमेंट। वही बोल रहा है कि यूएस ने जैसे टैरिफ लगाना स्टार्ट किया, हम लोग और अपने एंगेजमेंट को बढ़ाना स्टार्ट किया दूसरी कंट्री से। इंडिया हैज साइंड ए ट्रेड एग्रीमेंट विद यूके, अभी हम लोग पढ़े कुछ दिन पहले डिस्कस किए इंडिया यूके रिलेशन के बारे में, एंड इज नेगोशिएटिंग ए सिमिलर एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन, है ना। एंड इंडिया इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क लाइक द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका नाम है आईमेक, टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज अक्रॉस रीजन। तो है क्या आईमेक, क्या था? तो हम लोग देखते हैं। इनहेंस कनेक्टिविटी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप के बीच में कनेक्टिविटी इनहेंस करने के लिए ये लाया गया था। तो तुम देखो, इंडिया से कनेक्टिविटी पहले अरबियन, ये क्या मिडिल ईस्ट से यूरोप, अफ्रीका, ये अरबिया होते हुए यूरोप तक पहुंचना था। इसका मेन मकसद यही था, आईमेक का मेन मकसद था कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना बिटवीन इंडिया टू यूरोप। ओके, सो कंपोनेंट क्या था? अपग्रेडेशन ऑफ मैरीटाइम कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड अरबियन पेनिनसुला। पहले अरबियन पेनिनसुला को कनेक्ट कर रहा है, फिर अरबियन पेनिनसुला से यूरोप को कनेक्ट कर रहा है। ये क्या है? पूरा मेडिटेरेनियन सी है ना, हम लोग देखे हैं। ये क्या है? ब्लैक सी, और ये मेडिटेरेनियन सी, और ये इधर क्या है? कैस्पियन सी, है ना। तो हाई स्पीड रेल नेटवर्क कनेक्टिंग यूएई पोर्ट टू हाइफा पोर्ट इन इजराइल। यहाँ से क्या था? इंडिया से अरब तक, सऊदी अरबिया तक शिप बाय सी, है ना, कोस्टल ट्रेड है, मतलब सी ट्रेड है। यहाँ से आने के बाद ट्रेन है, वही बोल रहा है, रेल रूट, रेल नेटवर्क कनेक्टिंग यूएई, मतलब यहाँ से हाइफा तक। हाइफा पोर्ट कहाँ है? मीन्स इजराइल का ये हाइफा पोर्ट है ना। तो यहाँ से यहाँ रेल नेटवर्क से कनेक्ट होगा, और फिर तुम्हारा सी ट्रेड है। पोर्ट इन इजराइल वाया सऊदी अरबिया एंड जॉर्डन। ये क्या कर रहा है? यहाँ से यूएई से निकला सऊदी अरबिया होते हुए, बीच में यहाँ जॉर्डन है, जॉर्डन को कनेक्ट करते हुए इजराइल जाएगा, और हाइफा पोर्ट पे वो रेलवे डिस्कनेक्ट होगा। गुड ट्रांसपोर्ट वाया दीज नेटवर्क्स वुड बी शिप टू एंड फ्रॉम यूरोपियन कंट्री। यहाँ से जो भी गुड्स जाएगा, मान लो इंडिया से हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं यूरोपियन कंट्री से, अभी क्या हो रहा है कि हम लोग ट्रेड करते हैं इधर से घूम के, है ना, इधर से, तो ये डिस्टेंस कम जाएगा, डिस्टेंस कम जाएगा ना। यदि यहाँ से हम लोग ट्रेड करने स्टार्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस कम जाएगा, और डिस्टेंस करेगा तो हमारा फास्ट डिलीवरी होगा इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट का। तो उसके लिए किया जा रहा था, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाई स्पीड अंडर सी डिजिटल केबल, एंड कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारा डेवलप होना था आईमेक के अंडर, ठीक है। तो हुआ क्या रहा था, क्यों इस सब साइन किया गया था, तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। इन 2023 जो जियोपॉलिटिकल कुछ कंडीशन उस एरिया का क्या था वो देखते हैं। अब्राहम एकॉर्ड साइन किया गया था, एक्चुअली इजराइल और किसका, ये अरबियन नेशन के बीच में वार हो रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अब्राहम एकॉर्ड साइन किया गया, ताकि मिडिल ईस्ट में शांति बने रहे, है ना। यूएई यूएसए सब मिलकर अब्राहम एकॉर्ड साइन किया था। इजराइल अरब नेशंस एम टू बिल्ड स्टेबल रिलेशन, और इसके कारण अब्राहम एकॉर्ड के कारण क्या हुआ, इजराइल और अरब नेशन जो भी हैं
जो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा था, ये सब अरब नेशन, ये शांति समझौता एक तरह से साइन किया अब्राहम अकॉर्ड में और बोला कि हम स्टेबल कंडीशन क्रिएट करेंगे ताकि ट्रेड सही से हो सके। रेलवे प्रोजेक्ट वेयर परपोज टू कनेक्ट द इजराइल पोर्ट ऑफ हाइफा एंड जॉर्डेनियन एंड गल्फ पोर्ट, है ना। इसके कारण क्या हुआ कि एक प्रोजेक्ट बोला गया कि रेलवे प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे और यहाँ से कनेक्ट करेंगे हाइफा तक। इंडिया अरब रिलेशन उस समय क्या था, तो इंडिया इंप्रूव्ड रिलेशन विद यूएई एंड सऊदी अरबिया। उस समय अभी भी हम लोग का अच्छा रिलेशन है इन सब कंट्री से। रिलेशन विद यूएसए वेयर ऑल्सो इंप्रूविंग। उस समय क्या आ रहा था, यूएसए से रिलेशन इंप्रूव हो रहा था, अभी खराब हो गया कुछ दिन पहले। दिस डेवलपमेंट फैसिलिटेट द I2U2 फ्रेमवर्क, दैट इज I2 में कौन था, इंडिया इजराइल, और U2 में कौन है, यूएई एंड यूएस। तो ये सब आपस में एक साथ आ रहे थे, जिसके कारण IMEC साइन हुआ, ठीक है। IMEC फिर लॉन्च किया गया, अनाउंस्ड ऑन द साइडलाइन ऑफ G20 समिट इन दिल्ली। G20 समिट इन दिल्ली कब हुआ है, 2023 में, जब दिल्ली में ये समिट हो रहा था उसी समय IMEC आया तुम्हारा लाइट में। रिसीव्ड इंडोर्समेंट फ्रॉम EU कंट्रीज, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरबिया, सारे कंट्री से इंडोर्समेंट मिला कि नहीं ये कॉन्सेप्ट सही है ना, और ये ट्रेड के लिए सबके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न आया क्या, आफ्टर IMEC लॉन्च वेस्ट एशिया सिक्योरिटी सिचुएशन डिटेरिएटेड। जैसे IMEC लॉन्च हुआ वेस्ट एशिया की सिचुएशन खराब हो गया, जैसे इजराइल पे गाजा का अटैक हुआ, फिर इजराइल पैलेस्टाइन वॉर चलने लगा और जो अभी तक चल रहा था, है ना। तो अक्टूबर 7 हमास अटैक, पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया किस पे, इजराइल पे। उसके बाद इजराइल का मिलिट्री एक्शन स्टार्ट हुआ, है ना, पैलेस्टीनियन रीजन में हमास पे खास करके, इजराइल्स मिलिट्री रिस्पॉन्स, और वो सिचुएशन डिटेरिएट होता चला गया। दिस डेवलपमेंट रेज क्वेश्चन ऑन IMEC फिजिबिलिटी। बोल रहा है कि अब जो जहाँ से सारा रेलवे नेटवर्क पास करना था वो एरिया ही जो है अब क्या हो गया, डिस्टेबलाइज हो गया है। तो जब वो एरिया डिस्टेबलाइज हो गया तो वहाँ पे आप कैसे नेटवर्क बना सकते हैं। मेडिटेरेनियन आर्कटिक ट्रेड कंसिडरेशन, तो बोल रहा है आर्कटिक ट्रेड रूट, क्लाइमेट चेंज ओपन न्यू आर्कटिक। आप बोल रहा है कि यदि उसका वो फिजिबल नहीं होगा तो हम दूसरा रूट ढूंढेंगे। तो दूसरा रूट कहाँ जाएंगे, आर्कटिक के थ्रू, है ना, मतलब रसिया से ऊपर। तो रसिया से ऊपर, लेकिन आर्कटिक में क्या, हर समय बर्फ जमा हुआ रहता है ना, स्नो कवर्ड रहता है। लेकिन बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वो स्नो पिघल रहा है धीरे धीरे। तो जब पिघलेगा तो क्या होगा, वाटर हो जाएगा, और सी वाटर बनने के कारण क्या होगा कि नया ट्रेड रूट कन्वर्ट हो जाएगा, है ना वो। तो बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज ओपन न्यू आर्कटिक शिपिंग रूट्स, रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन टाइम एंड कॉस्ट। बेनिफिशियरी कौन रहेगा, यूएस, रसिया, चाइना एंड नॉर्दर्न यूरोपियन नेशन, जो वैसे नेशन जो आर्कटिक ओशियन से सटे हुए हैं। फिर क्या है, आर्कटिक पोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बिकम न्यू कमर्शियल हब्स। और दूसरा कि मेडिटेरियन कंसर्न में क्या है, तो फ्रांस हैज बोथ मेडिटेरेनियन एंड अटलांटिक कोस्ट लाइन, इटली ओनली मेडिटेरेनियन। इटली में क्या है, अभी हम लोग देखें इटली मेडिटेरियन कोस्ट में आता है, लेकिन फ्रांस दोनों चीज़ को शेयर करता है, अटलांटिक कोस्ट को भी और मेडिटेरियन कोस्ट को भी। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज आर कंसर्न अबाउट लूजिंग ट्रेड सिग्निफिकेंस ड्यू टू आर्कटिक रूट, ठीक है। तो ये सब हो रहा है। इसके बाद क्या है, स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, इंडिया की इंपोर्टेंस क्या है, तो यूरोपियन मार्केट को एक्सेस करेगा IMEC के थ्रू, अभी हम लोग देखे ड्राइंग में। एंड यूरोप रिमेन्स सिग्निफिकेंट ड्यू टू हायर पर कैपिटा इनकम, क्योंकि एडवांस कंट्री है वेस्टर्न यूरोप में सारा, एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एजुकेशनल प्रोग्रेस। यूए इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडिया यूके रिलेशनशिप में भी 136 बिलियन ट्रेड है यूए के साथ, एंड स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क। सो इस क्राइसिस में अभी भी IMEC का इंपॉर्टेंस है ना, जियोपॉलिटिकल जो क्राइसिस चल रहा है उसमें अभी भी IMEC का इंपॉर्टेंस है। तो हाउ द डिसरप्शन इन द रेड सी हैव डाइवर्टेड ट्रेड अराउंड द केप ऑफ गुड होप एंड इंक्रीजिंग टाइम एंड कॉस्ट। केप ऑफ गुड होप क्या है, जो अफ्रीका से नीचे, साउथ अफ्रीका से नीचे जो ट्रेड रूट है, वहाँ पे क्या कर रहा है, हौती रिवेलियन जो है उस रूट को डिस्टर्ब कर रहा है। इसका मतलब अभी, और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी भी IMEC वाला ट्रेड अभी भी पॉसिबल है। नेक्स्ट इज द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द गाजा पीस प्लान इज अनसर्टेन। अभी जो ये डोनाल्ड ट्रंप 20 पॉइंट एजेंडा लेकर आए हैं, पीस प्लान लेकर आए गाजा के लिए, वो बोल रहा है कि अनसर्टेन है, मतलब यदि सर्टेनिटी आएगा तो IMEC अभी भी पॉसिबल है। तो IMEC प्रोवाइड क्या अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेटिव इकोनॉमिक अप्रोचेस, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। IMEC जो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करेगा, एंड पोटेंशियल टू एंगेज एडिशनल कॉमर्शियल हब्स इन सऊदी अरबिया एंड इजिप्ट। तो कंक्लूजन से मिला क्या है कि डिस्पाइट सिक्योरिटी चैलेंज IMEC रिमेन्स स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, अभी भी है।
एंड द इनिशिएटिव कैन फैसिलिटेट रोबस्ट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्टर्न एशिया इंक्लूडिंग यूरोप। ठीक है, तो आओ लास्ट क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं फटाफट। करें, सॉल्व करें, सीधा 4 पे आते हैं। क्या बोल रहा है, आई एम ए प्राइमरीली फोकस ऑन आर्कटिक ट्रेड रूट। नहीं, इसका अपना एक ट्रेड रूट है जो अरबियन कंट्री से होते हुए इजराइल तक जाएगा, है ना, और फिर यूरोपियन नेशन को कनेक्ट करेगा। तो 4 जैसे गलत होता है तो मीन्स बी एंड सी इज रॉन्ग। और 1 2 दोनों कॉमन है। तीसरा देखते हैं, द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड आफ्टर द अब्राहम अकॉर्ड, ये सही है। एंड हैज रिसीव्ड इंडोर्समेंट फ्रॉम द सम यूए कंट्री, ये भी सही है ना। मीन्स आदि 3 सही है, इट मीन्स 1 2 and 3 is correct answer, D is correct. So thanks for watching guys, and we will meet at the same time tomorrow with some article of the Hindu newspaper. So thank you for watching and wishing you a good night. Bye to all of you.